Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. It's me, Namula Choktai, and we are discussing our chapter that is current and electricity, and this is chapter number 13. आज हमने इस चैप्टर में जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। और इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट्स के हवाले से हम डिफरेंट इफ़ेक्ट्स ऑफ द करंट को स्टडी करेंगे। और ये बेसिकली वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि करंट के गुज़रने पर सामने आती हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिटेक्टेड by the various effects which it produces। means current itself कुछ प्रॉपर्टीज़ पता करता है, कुछ इफ़ेक्ट्स पता करता है अपने होने की वजह से, और उन इफ़ेक्ट्स की वजह से हम करंट के होने को और उसकी मौजूदगी को डिटेक्ट कर सकते हैं। द ऑब्वियस इफ़ेक्ट ऑफ द करंट, उसमें 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 हीटिंग इफ़ेक्ट, नंबर 2 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, और नंबर 3 केमिकल इफ़ेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द हीटिंग इफ़ेक्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट के हवाले से हम बात करेंगे। बेसिक आइडिया ये है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में से मूव करते हैं तो ड्यूरिंग देयर फ्लो, ड्यूरिंग देयर मोशन, दे कोलाइड विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आल्सो कोलाइड विद द एटम्स ऑफ दैट कंडक्टर। मतलब वो टकराते हैं उस कंडक्टर के दूसरे एटम्स के साथ। जब वो टकराएंगे तो वो अपनी एनर्जी उन एटम्स में ट्रांसफ़र करेंगे, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है, क्योंकि सॉलिड्स में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, लिहाजा जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स में टकरा के उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते हैं तो उनके टेम्परेचर में भी इजाफा होता है। चैप्टर नंबर 11 में हम लोगों ने पढ़ा था कि टेम्परेचर इज़ द डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, और द काइनेटिक एनर्जी इज़ द डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर। मीन्स कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। यहाँ पे सेम वही चीज़ हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स के टकराने से दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है, और उस काइनेटिक एनर्जी के इजाफे की वजह से वो ऑब्जेक्ट, वो कंडक्टर जो है वो हीट अप हो जाता है। The current flows through the metallic metal due to the free electrons. They collide with the atoms of the metals and transfer their kinetic energy. This increase in kinetic energy generates heat in the conductor. अब amount of the heat that is produced in the conductor, उसको हम इस इक्वेशन से H is equal to I square RT से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे H हीट होता है, I रिप्रेजेंट करता है करंट को, R रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, और T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट, हम हीटिंग इफेक्ट को कहाँ पे अप्लाई करते हैं अपनी डेली लाइफ में। हीटिंग इफेक्ट की वजह से हमें एक इमेज में बल्ब नज़र आता है। मींस के हीट के पैदा होने के साथ साथ हम सपोज बल्ब से रोशनी हासिल कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे और हमारी होम अप्लायंसेस होती हैं जिनसे हम हीट होने की वजह से हम उनको यूज़फुली यूज़ कर सकते हैं, जैसे टोस्टर, आयरन और वाटर हीटर एंड स्टोव एंड कैडल एक्सेट्रा। ये एग्जांपल्स हैं जहाँ पे करंट गुजरने की वजह से हीट पैदा होती है और उस हीट को हम पॉजिटिवली यूज़ करते हैं। सेकेंड इफ़ेक्ट इज़ द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट में ये कहेंगे कि जब कभी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उस कंडक्टर की कि वो अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड को बिल्डअप करता है, मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कंपास नीडल से डिटेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये जो फील्ड पैदा हुआ है इसकी स्ट्रेंथ का इन्हिसार या तो कंडक्टर में से गुजरने वाले करंट पर होता है या फिर डिस्टेंस पर होता है कि हम उस कंडक्टर से कितने फासले पर मौजूद हैं। और ये जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, इसका पैटर्न डिफरेंट होगा एंड इट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच द करंट इज फ्लोइंग। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्ट्रेट वायर होती है तो उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शक्ल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और अगर एक कॉइल है या सोलेनॉइड है तो वहाँ पे पैटर्न जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो डिफरेंट होता है।
The passage of the current is always accompanied by the magnetic effect. The strength of the field depends upon the value of the current and the distance from the current carrying conductor, and the pattern of the magnetic field depends upon the geometry of the conductor. Practical application of the magnetic field, ये हमें एक पैटर्न दिखाया गया है मैग्नेटिक फील्ड का, और बेसिकली इस किस्म का पैटर्न बिल्डअप होता है जब किसी कॉइल में से, सोलेनॉइड में से करंट फ्लो करता है, तो इस किस्म का मैग्नेटिक फील्ड का एक पैटर्न जो है वो बिल्डअप होता है। हम बात कर रहे थे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली किसी दूसरे करंट की डिटेक्शन एंड मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी ऐसी मोटर्स होती हैं जो कि इस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से काम कर रही होती हैं। मींस मशीन्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक करंट एंड द डिटेक्शन एंड द मेजरमेंट ऑफ द करंट, दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट के हवाले से हम बात करते हैं। अब केमिकल इफेक्ट में सबसे पहला आइडिया तो ये है कि जब करंट किसी सोल्यूशन में से गुजरता है और वो सोल्यूशन किसी इनऑर्गेनिक किसी आयनिक कंपाउंड या सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व रखता है, तो वो करंट उसमें से जब गुजरता है तो केमिकल चेंज पैदा होता है। इस केमिकल चेंज को हम केमिकल इफेक्ट बोलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होगा या केमिकल चेंज होगा, उसके होने को डिटेक्ट करने के लिए हम कुछ फिनोमेना हैं जिनके होने या ना होने से हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ या ना हुआ। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि अ केमिकल रिएक्शन में बी अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस। मीन्स कि कोई नया सब्सटेंस बनेगा, इट मीन्स कि केमिकल रिएक्शन हुआ। या फिर केमिकल रिएक्शन इज़ अकम्पनीड with the emission of the heat, light or any other radiations, मतलब किसी केमिकल रिएक्शंस में या तो हीट पैदा हो रही है या लाइट पैदा हो रही है, स्पार्क पैदा हो रहा है, ग्लो पैदा हो रहा है, या एनी टाइप ऑफ द अदर रेडिएशंस पैदा हो रही हैं, तो ये साबित करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। इसी तरह चेंजेस ऑफ द कलर, चेंजेस ऑफ द स्मेल, वो भी प्रेडिक्ट करती हैं केमिकल रिएक्शंस को। और प्रोडक्शन ऑफ द गैसेस, जैसे बुलबुले का पैदा होना जब करंट गुजरता है तो वो इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन जो है ना वो हुआ। लिहाजा हमारा आइडिया ये है कि जब किसी सोल्यूशन के अंदर कोई आयनिक कंपाउंड मौजूद हो जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, वो मौजूद हो और उसमें से करंट पास किया जाए, तो करंट के पास करने से एक केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और ये केमिकल रिएक्शन बेसिकली उस करंट का केमिकल इफेक्ट कहलाता है। हमारे इस टॉपिक के हवाले से कुछ टर्म्स हैं जो हमारी बुक में यूज़ की गई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस के हवाले से बात की गई है। हम इलेक्ट्रोलाइसिस को या इलेक्ट्रोलिसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम बेसिकली कहते हैं कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जब किसी सोल्यूशन में से जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हो, करंट पास किया जाए और वो इलेक्ट्रोलाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में स्प्लिट अप हो जाए, टूट जाए। लाइसिस का मतलब टूटना, और इलेक्ट्रो का वर्ड लिया गया है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। मीन्स व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट passes through the solution and the solution is containing or having the ionic compound, means the electrolyte, then what happens? Due to the effect of the electric current, the electrolyte dissociates into its components, into its ions. This process is called electrolysis. इसके अलावा हमारी बुक में इलेक्ट्रोड्स के हवाले से भी बात की गई है कि जो मेटालिक स्ट्रिप्स हम सोल्यूशन के अंदर डिप रखते हैं और उस मेटालिक स्ट्रिप को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है, इन मेटालिक स्ट्रिप्स को हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होती हैं, कैथोड हो सकता है और एनोड हो सकता है। जब हम बात करते हैं एनोड की, तो वो मेटालिक स्ट्रिप जिसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जोड़ा होता है वो एनोड कहलाता है, और वो मेटालिक स्ट्रिप जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जोड़ा होता है वो कैथोड कहलाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे बताया गया है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वो सब्सटेंस, वो आयनिक कंपाउंड्स व्हेन दे आर डिसॉल्व इन द वाटर, दे डिसोसिएट इनटू इट्स components are the ions, they are called the electrolytes such as the NaCl। और वो कंटेनर जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होगा, जिसके अंदर हमने ये इलेक्ट्रोड्स डिप किए हुए होते हैं और जिसको हमने बैटरी के साथ जोड़ा हुआ होता है, ये कंटेनर जो है वो वोल्टामीटर कहलाता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारे इस टॉपिक के साथ रिलेटेड हैं, जो हमें आनी चाहिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल इफेक्ट क्या होगा? प्यूरिफिकेशन ऑफ द कॉपर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सपेंसिव
और प्रीशियस टाइप ऑफ द मेटल्स को इन द फॉर्म ऑफ द थिन लेयर ओवर द चीप मेटल, एक मतलब एक पतली सी, एक एक्सपेंसिव मटेरियल की एक पतली सी तह, एक पतली सी लेयर जो होती है चीप मेटल्स के ऊपर लगा दी जाती है, ताकि उनकी जो एक अट्रैक्शन है या वैल्यू है या एक्सेप्टेंस है उसको बढ़ाया जा सके। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ाना, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एग्जांपल्स में आता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कॉपर सल्फेट और प्यूरिफिकेशन ऑफ द कॉपर, ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे केमिकल इफ़ेक्ट की, और इस प्यूरिफिकेशन के अंदाज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो एनोड होता है वो हमारा इम्प्योर कॉपर होता है, जबकि कैथोड जो होता है वो हमारा प्योर कॉपर होता है। मीन्स अगर हम इलेक्ट्रोड्स के हवाले से बात करें तो एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। जो एनोड होगा वो इम्प्योर होगा, जो कैथोड होगा वो प्योर कॉपर होगा। अब एनोड को हम एनोड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और कैथोड को कैथोड क्यों बोला? बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब दरमियान में सोल्यूशन होगा जिसमें कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर के इलेक्ट्रोड हो गए, और दरमियान में जो सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। अब इस रिएक्शन में होता ये है कि अगर हम सबसे पहले सपोज बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 Cu++ और SO4 माइनस माइनस मीन्स -2 में डिसोसिएट हो जाता है। ये बात हम याद रखेंगे इलेक्ट्रोलाइट के हवाले से कि इलेक्ट्रोलाइट, अभी हमने पढ़ा भी है कि इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा आयनिक कंपाउंड होता है जिसे जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। अब ये जो Cu++ बना, ये जो पॉजिटिव आयंस बने, अब ये क्या करेंगे, ये जाते हैं कैथोड की तरफ, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेके ये वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। हमने एनोड की बात की जो कि हमारा इम्प्योर कॉपर था, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के बाद, मींस एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। तो वहाँ पे इम्प्योर कॉपर था, इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, लूज़ करने के बाद वो Cu++ की शक्ल में आ जाएगा। अब ये Cu++ SO4-2 के साथ मिलके अगेन कॉपर सल्फेट बनाएगा, जो कि कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्टेबल नहीं होगा, और ये अगेन डिसोसिएट होके Cu++ बनाएगा। अगेन Cu++ क्या करेगा, कैथोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन लेके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरीके से एनोड घुलता रहेगा, Cu++ पैदा करता रहेगा, और वो Cu++ आफ्टर एक्सेप्टिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड, वो कैथोड पे डिपॉजिट होते रहेंगे। इस तरीके से हम कॉपर को जो है वो प्योर कर सकते हैं। ये हमें डायग्राम दिखाई गई है जिसमें एक हमें जो है वो वोल्टामीटर हमें दिखाया गया है, एक टैंक दिखाया गया है जिसमें 2 हमें दिखाए गए हैं। इसमें इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड है, एक कैथोड है, और हमें बैटरी दिखाई गई है, दैट इज़ कनेक्टेड DC सोर्स, और इलेक्ट्रोलाइट हमें दिखाया गया है, और ऑक्सीडेशन एट एनोड, लॉस इन द फॉर्मेशन ऑफ द Cu++ फ्रॉम द इम्प्योर कॉपर के हवाले से बात की गई है। और जो कैथोड वाली साइड है वहाँ पे रिडक्शन होती है कैथोड पे, क्योंकि उसमें Cu++ गेन्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड एंड डिपॉजिटेड ऑन इट। मीन्स के ऑक्सीडेशन एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है बिकॉज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड इट प्रोड्यूसेस Cu++, और कैथोड पे रिडक्शन होती है क्योंकि इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स and it is deposited on the cathode plate. So this is the practical application regarding purification of the copper. Thanks for watching. Stay blessed.